तेलंगाना विधानसभा चुनाव में प्रचार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुमाला के तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे और भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पारंपरिक कपड़े पहने हुए और तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी कुछ तस्वीरें भी शेयर की और लिखा कि तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे और वहां भगवान वेंकटेश्वर की पूजा के साथ ही महाआरती के भी दर्शन किए। इसके बाद मंदिर के मंडप में वहां के पुजारियों ने पीएम मोदी के सम्मान में मंत्रोच्चारण के साथ उनके स्वास्थ्य लाभ और जन कल्याण की कामना की। इस मौके पर मंदिर प्रशासन ने प्रधानमंत्री को सम्मानित भी किया। मंदिर परिसर में करीब 45 मिनट रुकने के बाद पीएम चुनाव प्रचार के लिए रवाना हो गए। तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के महबूबाबाद में एक सभा की। इस दौरान उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला और प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों ही पार्टियों को तेलंगाना के लिए बीमारी बता दिया। अगर किसी ने तेलंगाना को बर्बाद किया है तो वो कांग्रेस और केसीआर दोनों ही उतने ही पापी है। इसलिए तेलंगाना के लोग एक बीमारी को हटाकर दूसरी बीमारी को प्रवेश नहीं दे सकते। पीएम मोदी ने कहा कि काफी समय से केसीआर बीजेपी के साथ आना चाहते थे, लेकिन हमने केसीआर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब से बीजेपी ने केसीआर को मना किया है, तब से बीआरएस बौखलाई हुई है। प्रधानमंत्री ने केसीआर पर प्रदेश की जनता को धोखा देने का आरोप लगाते हुए उन्हें फार्म हाउस मुख्यमंत्री बताया। तेलंगाना में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सभी पार्टी के नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। महबूबाबाद में सभा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीमनगर पहुंचे और वहां एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस और केसीआर पर तेलंगाना को बर्बाद करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में बीजेपी की जीत का दावा किया और कांग्रेस के विधायकों को बिकाऊ माल बताया। कांग्रेस के विधायकों की तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कब बीआरएस में चले जाएं इसका कोई ठिकाना नहीं। सारा बिकाऊ माल बाजार में है। तो वहीं हैदराबाद पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दावा किया कि तेलंगाना में बीजेपी कहीं रेस में ही नहीं है। भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बीजेपी यहाँ रेस में नहीं है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसके लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। तेलंगाना के चुनावी दंगल में ताल ठोकते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी करीमनगर के हुजूराबाद में रैली की, जहां उन्होंने बीआरएस और कांग्रेस के बीच गुप्त समझौता होने का आरोप लगाया और दावा किया कि इस समझौते के तहत के चंद्रशेखर राव को कांग्रेस एक बार फिर तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्हें समर्थन दे रही है। अमित शाह ने कहा कि प्रदेश की जनता दोनों की चाल समझ गई है और इस बार के चुनाव में दोनों ही पार्टियों को हराने का मन बना लिया है। मोदी जी के नेतृत्व में ही ये तेलंगाना भारत का नंबर 1 स्टेट बन सकता है, नंबर 1। सभा के दौरान अमित शाह ने राम मंदिर का भी जिक्र किया और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में तेलंगाना से अयोध्या जाने वाले लोगों के लिए खास इंतजाम करने का भरोसा दिया। जिसको भी राम मंदिर का दर्शन करना है, उसको बारी बारी सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या जाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। अमित शाह ने कांग्रेस, बीआरएस और एआईएमआईएम पर एक होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इनमें से किसी को भी वोट देने का मतलब है भ्रष्टाचार और परिवारवाद को वोट देना। इससे पहले रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महबूबनगर की चुनावी रैली में राम मंदिर का मुद्दा उठाकर हिंदू वोटर्स को साधने की कोशिश की थी। अयोध्या में इच्छुक है ना, और मैं इसीलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि भाइयों बहनों, आप सब सीएपी मिथुन रेड्डी को पालामरू
विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन जिता करके भेजिए, आपका आशीर्वाद उनको प्राप्त हो। और मैं बदले में सीएपी जितेंद्र रेड्डी जी से और सीएपी मिथुन रेड्डी जी से कहूंगा कि इन सभी राम भक्तों को लेकर के अयोध्या 22 जनवरी की बात पधारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई बड़े नेता तेलंगाना में धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी तेलंगाना के बांसवाड़ा में एक रैली में शामिल हुए, जहां नड्डा ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर केसीआर और कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए नड्डा ने केसीआर पर संविधान के खिलाफ मुस्लिमों को आरक्षण देने का आरोप लगाया। असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक समुदाय को रिजर्वेशन देने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? बोलता है ना 4% दिया, 12% देंगे। जेपी नड्डा के आरोपों पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। तेलंगाना में जो हर मुसलमान को नहीं मिलता है, जो मुसलमानों में बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको मिलता है। ओवैसी ने बीजेपी के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आरक्षण हटाने का मतलब पिछड़ों को रोजगार के अवसरों से वंचित करना है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। बीआरएस नेता और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने दावा किया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को तेलंगाना के विकास से कोई लेना देना नहीं है। और साथ ही उन्होंने दोनों ही पार्टियों को अपना दुश्मन बता दिया कि कविता ने लोगों से सोच समझकर वोट देने की अपील की। बीजेपी तो हमारा खुला दुश्मन है, लेकिन कांग्रेस छुपा दुश्मन है। वो सेक्युलरिज्म के आड़ में अलग अलग तरीके के काम करते हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे रियासत के लिए अच्छा नहीं है। इसके साथ ही के कविता ने रायथू बंधु योजना का मुद्दा भी उठाया और कांग्रेस पर गरीबों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उधर अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के नियमों को लागू करने का दावा किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने पश्चिम बंगाल में कहा कि मार्च 2024 तक सीएए के नियम कायदे तैयार हो जाएंगे। तो अभी जो लोकसभा की विधान बनाने की समिति है उसने 9 जनवरी 2024 और राज्यसभा की जो विधान बनाने की समिति है उसने 30 मार्च 2024 ऐसे उन्होंने वहां पर वो जो है तिथि दी है कि हम तब तक उसको बना लेंगे। कानून तो पार्लियामेंट से पास हो गया, अधिनियमित हो गया है और कानून लागू ही होना है। इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में पहले ही रिलीज किया चुका है। रेट पिटीशंस जो है पेंडिंग है और वो हियरिंग शुरू होगी, लेकिन इन्हें तो इसी एजेंडे पर इलेक्शन लड़ना होता है। हिंदू, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान घाट, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इसके अलावा उनके पास कोई मतलब पॉजिटिव सकारात्मक कार्य तो है नहीं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी राम भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए विदेशी राम भक्तों की दान की राशि लगातार बढ़ रही है। अभी तक 50 राम भक्तों ने दान के पैसे ऑनलाइन खाते में भेजे हैं। करीब 1 महीने के अंदर विदेशों से आए चंदे की धनराशि कुल 25 लाख रुपए हो गई है। विदेश में रहने वाले कई राम भक्तों ने 1.25 लाख से 2 लाख रुपए तक का दान भेजा है। विदेशों से चंदा भेजने वाले ज्यादातर राम भक्त अमेरिका के निवासी हैं। पहला दान भी अमेरिका में रह रहे एक राम भक्त ने ही दिया है। 1 महीने पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को विदेशी अंशदान के लिए गृह मंत्रालय ने अनुमति दी थी। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक की 11 संसद मार्ग नई दिल्ली की मुख्य शाखा में खाता खोला गया। विदेशी राम भक्तों से अन्य किसी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक की अन्य किसी शाखा में भेजा गया धन स्वीकार नहीं किया जा सकता। राम मंदिर निर्माण के पहले ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने देश भर में 44 दिन का अभियान चलाया था, जिसमें देश भर से 3,337 करोड़ रुपए चंदे में मिले थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी वापसी का दावा किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले ही सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। हमें जो भी फैसला होगा विद ह्यूमिलिटी हम स्वीकार करेंगे उसको, और हमने कोई कमी रखी नहीं और जनता ने भी कमी रखी नहीं मेरे ख्याल से। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने तेलंगाना में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया।
उन्होंने हनमकोंडा जिले के पारकल में रोड शो किया और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर जल बोर्ड घोटाले का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि दिल्ली में कहीं भी घोटाला होता है तो भ्रष्टाचार का क्राइम मास्टर गोगो पहले आ जाता है। किसी विभाग में कोई सरकारी काम होगा तो दौड़ा दौड़ा एक राजनीतिक व्यक्ति कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल आएगा और कहेगा मेरी कमीशन का क्या। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए अब वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी तेज कर दिया गया है। सुरंग के ऊपरी हिस्से में हो रही इस ड्रिलिंग में 86 मीटर की खुदाई का अनुमान है, जिसमें करीब 30 मीटर तक खुदाई की जा चुकी है। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए ऊपर से सीधे नीचे सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचकर उन्हें पाइप के जरिए निकालने की योजना है। ऊपर वर्टिकल के लिए भी लगातार आप तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से काम जो है जारी है। ऊपर टीमें मौजूद हैं और ड्रिलिंग का काम भी लगातार किया जा रहा है। आखिरी जो अपडेट दिया गया था तकरीबन 30 मीटर से ज्यादा ड्रिल कर लिया गया था। वहीं अधिकारियों ने बताया कि 30 मीटर की जो ड्रिलिंग हुई उसमें भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। 30 मीटर ड्रिलिंग हो चुका है, हमें शायद टोटल 86 मीटर की ड्रिलिंग करनी है और वो काम अच्छे से चल रहा है। थोड़ी बहुत उसमें पानी आई थी, उसको हमने डी वाटरिंग की है और कुछ अभी कुछ पत्थर आ रहे हैं जो कि थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन वो भी हम ड्रिलिंग करेंगे। इस ड्रिलिंग के जरिए 2 पाइप डाले जाएंगे, एक मजदूरों को निकालने के लिए और दूसरा लाइफलाइन सपोर्ट के लिए। सिलक्यारा में वर्टिकल ड्रिलिंग की योजना पर काम तेजी से चल रहा है। सुरंग में मशीन के जरिए खुदाई मुश्किल हुई तो वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों तक पहुंचने की मुहिम शुरू की गई। वर्टिकल ड्रिलिंग यानी पहाड़ के ऊपर से बोरिंग करते हुए मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए रेस्क्यू टीम को करीब 86 मीटर गहरी बोरिंग करनी होगी। बोरिंग के साथ वहां 200 मिलीलीटर की पाइप डाली जा रही है। खुदाई पूरी होने पर इसी 200 मिलीमीटर की पाइप के जरिए सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। मजदूरों को लोहे की रस्सी में जुड़ी ट्रॉली के जरिए 86 मीटर नीचे से खींचकर बाहर निकाला जाएगा। वर्टिकल ड्रिलिंग में जुटी रेस्क्यू टीम का कहना है कि अगर रास्ते में कोई बाधा नहीं आई तो अगले 2 दिन में मजदूरों तक पहुंच जाएंगे। इस बीच सुरंग में ड्रिलिंग कर रही ऑगर मशीन के फंसे हुए ब्लेड के हिस्से को काट कर निकाल लिया गया, लेकिन मशीन के आगे का हिस्सा अभी भी सुरंग में फंसा है, जिसे निकालना चुनौती बन गया। लिहाजा मशीन में आगे लगे पाइप को काट कर निकाला जा रहा है और उसके बाद ही फंसी मशीन बाहर निकल पाएगी। वो ऑगर मशीन का काट करके वो सारा पार्ट निकाल लिया गया है। वो अर्ली मॉर्निंग में अराउंड 3:30 से 4 बजे के अराउंड वो काम पूरा हो गया था, मतलब कटने का 3:30 बजे 4 बजे तक निकल गया था। लेकिन उसी मशीन का जो हेड होता है आगे, वो हेड अभी अंदर फंसा हुआ है। इसके साथ ही मजदूरों के लिए रोबोटिक सिस्टम की भी मदद ली जा रही है। हम लोग 3 अहम काम करेंगे। पहली चीज होगी, अंदर जो लोग फंसे हैं उनसे 24/7 कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश करेंगे, जिसकी मदद से उनके ऊपर कोई भी बिहेवियरल चेंज होता है, अगर हेल्थ इश्यूज होते हैं तो उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरा, इसके जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आता है वहाँ पे हम लिमिटेड एक्सेस इंटरनेट सर्विस देंगे। तीसरा, अगर कोई अंदर प्रेजेंस ऑफ हजार्डस गैसेज होंगी हम लोग उसको भी डिटेक्ट और डायग्नोस करेंगे। रोबोट के जरिए टनल के अंदर मजदूरों की सही स्थिति भी पता लग पाएगी। सुरंग के मलबे को निकालने के लिए रेट माइनर्स की भी मदद ली जा रही है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में समझें तो चूहों की तरह खुदाई करना कह सकते हैं। ये लोग बहुत सकरी जगह में जाकर ड्रिलिंग करते हैं, साथ ही वहां से मलबे को भी हटाते हैं। इनकी टीम पाइप में जाकर वहां से रास्ता बनाने की कोशिश करेगी और जो मलबा मिलेगा उसे हटाएगी। मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए उसको देख पाना, उस तक पहुंच पाना, जो रैट माइनर्स है वो उसको पहले ही भाप जाएंगे, तो उस हिसाब से आगे का प्लान भी करना होगा। तो जैसा अभी हम उनसे बात भी कर रहे थे, तो जैसा उन्होंने बताया कि अगर कोई बड़ा व्यवधान, बड़ा अवरोध नहीं आता है तो 24 घंटे में भी तकरीबन 12 मीटर की जो खुदाई है वो लोग कर सकते हैं। वहीं इस टीम ने काम करने के तरीके की जानकारी दी। हार्ड मलबा है तो हिल्टी यूज करते हैं, नहीं तो कसी फावरे से मलबा भरते हैं तसले में, उसके बाद बाहर करते हैं। तो लगभग कितना मीटर चले जाते होंगे? 1 मीटर 1.5 मीटर? जैसे मलबा के ऊपर है, अगर खुला मलबा आया तो पाइप पुशिंग जल्दी करवा देंगे, जैसे हार्ड आया उसमें फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत। आप लोग कितने लोग आए हैं? हम लोग का 6 लोग का टीम है। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। बताया गया कि ये टीम पहले भी ऐसे काम कर चुकी है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार 16वें दिन जारी है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है।
मजदूर सुरंग में 62 मीटर की दूरी पर फंसे हैं। उनके और सुरंग के बीच कई टन मलबा है। मजदूरों को निकालने के लिए सुरंग में ड्रिलिंग कर मलबे को हटाने की कोशिश की गई। करीब 2 हफ्ते तक चली ड्रिलिंग के बाद रेस्क्यू टीम 47 मीटर तक खुदाई करने में सफल भी रही, लेकिन उसके बाद लोहे की प्लेट, रॉड और कंक्रीट की मोटी परत की वजह से खुदाई मुश्किल हो गई। मलबा इतना सख्त है कि ड्रिलिंग में इस्तेमाल की जा रही ऑगर मशीन के ब्लेड्स टूट गए। ऑगर मशीन से ड्रिलिंग बंद होने के बाद अब सुरंग की खुदाई का काम सेना के विशेष दस्ते को सौंपा गया। ये दस्ता रैट माइनर्स के नाम से जाना जाता है और जैसा कि नाम से ही साफ है, ये लोग चूहों की तरह खुदाई करते हुए आगे का रास्ता बनाएंगे। रैट माइनर्स को उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहा और रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई तो अगले 24 घंटों में वो मजदूरों तक पहुंच जाएंगे। टनल में फंसे 41 मजदूरों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी खासे परेशान हैं। यही वजह रही कि आज उनके प्रमुख सचिव पीके मिश्रा खुद उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे अधिकारियों से बात की और मजदूरों को निकालने की हर योजना को समझा। पीके मिश्रा टनल के अंदर भी गए, जहां से उन्होंने फंसे हुए मजदूरों से बात की और उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश की। और आप लोगों को खाना सब ठीक मिल रहा है? मिल रहा है और किसी तबीयत का, हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएम के प्रधान सचिव ने इस दौरान श्रमिकों का हौसला भी बढ़ाया। हम लोग सब, बहुत लोग यहाँ हैं, सब कोशिश कर रहे हैं जितने जल्दी आपको बाहर निकाला जा सकता है। जितना भी मेथड है सभी कर रहे हैं। बहुत इंजीनियर्स भी हैं तो बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं। पीके मिश्रा ने श्रमिकों को इस बात का भरोसा भी दिया कि सभी को जल्द ही सुरंग से निकाल लिया जाएगा। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए बड़कोट की तरफ से भी मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। बड़कोट का इलाका वो हिस्सा है जहां से सुरंग के दूसरे हिस्से को निकलना था, लेकिन काम पूरा होने से पहले ही ये हादसा हो गया। अब बड़कोट इलाके से भी एक छोटा रास्ता बनाकर फंसे हुए श्रमिकों तक पहुंचकर उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। ये भी एक प्लान है जिस पर काम चल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ भी टनल के भीतर लगातार काम जारी है। सबकी कोशिश ये है कि जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। बताया गया कि इस टनल में 1600 मीटर तक काम किया जा चुका था और करीब 483 मीटर का हिस्सा बाकी था। ये उत्तराखंड में बन रही तमाम सुरंग में सबसे बड़ी सुरंग है, जिसकी जो लंबाई है वो लगभग 4.5 किलोमीटर की है। 4.5 किलोमीटर की दूरी ये पूरी सुरंग की है, जिसमें इस वक्त काम चल रहा है। करीब 4.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग आर पार नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से दिक्कतें और बढ़ गईं। सिलक्यारा छोर से सुरंग की ड्रिलिंग और वर्टिकल ड्रिलिंग के अलावा भी तीसरी योजना पर काम शुरू हो गया है और 41 मजदूरों तक पहुंचने के लिए सुरंग के दूसरे छोर से खुदाई शुरू कर दी गई है। इस सुरंग का एक छोर सिलक्यारा में खुलता है तो दूसरा छोर बड़कोट में खुलता है। जहां मजदूर फंसे हैं वो जगह बड़कोट छोर से लगभग 480 मीटर दूर है और अब ओएनजीसी और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम उधर से एक माइक्रो टनल बनाने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि बड़कोट छोर से माइक्रो टनल बनाकर मजदूरों तक पहुंचने में 35 से 40 दिन का समय लग सकता है। यह प्रक्रिया सबसे लंबी प्रक्रिया है और बाकी दोनों प्लान के नाकाम रहने पर ही ये काम आएगी। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए जहां विज्ञान का सहारा लिया जा रहा है तो वहीं लोगों को भगवान पर भी भरोसा है। सुरंग के पास बाबा बौखनाथ का अस्थायी मंदिर बनाया गया, जिसके पीछे अचानक पानी रिसने लगा और पानी रिसने की वजह से वहां एक आकृति बन गई, जिसे देखकर लोगों ने इसे भगवान शिव की आकृति बताया। साथ ही ये भी दावा किया कि उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिल गया है। आज हमारा भोलानाथ प्रकट हो गया है। आज हमें ये खुशियाँ हैं कि हमारे भोलेनाथ का आशीर्वाद हो गया है। हमारा 41 लोग जो है वो टेंडर से अंदर तन घड़ी में आने वाले हैं। भगवान शिव जैसी आकृति को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। वहीं पूजा पाठ का दौर भी तेज हो गया है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बताया जा रहा है कि जहां पर टनल की खुदाई हो रही है वहां पर पहले बाबा बौखनाथ का एक मंदिर हुआ करता था, जिसे टनल की खुदाई करने से पहले तोड़ दिया गया और मंदिर के तोड़े जाने को ही लोगों ने सुरंग धंसने का कारण बताया। स्थानीय लोगों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि मंदिर तोड़कर बहुत बड़ी गलती की गई। जिस समय मंदिर टूटा है उसी समय जो है टनल धसका है और हमारे 41 लोग वो टनल के अंदर फंसे हुए हैं। क्योंकि टनल धंसने के 16 दिन पूरे हो गए, इसलिए लोगों ने इसे 16 सोमवार व्रत से भी जोड़ा।
तो उन तमाम चीज़ों से जोड़ते हुए स्थानीय लोगों का मानना है कि आज के दिन ये आकृति जो पानी के जरिए ही सही पर यहाँ मंदिर के ठीक पीछे प्रकट हुई है, ये भगवान शिव का ही आशीर्वाद है। लोगों का मानना है कि यहाँ जल्द से जल्द चमत्कार होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी उत्तरकाशी में डटे हैं और उन्होंने भगवान से मजदूरों के जल्द निकलने के लिए प्रार्थना की। प्रयागराज में बस कंडक्टर पर जानलेवा हमला करने के आरोपी लारेब हाशमी को जेल के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। एक दिन पहले कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसके बाद हालत में सुधार होने के बाद उसे जेल के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। इस बीच पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये बात सामने आई कि हमले के पीछे की मुख्य वजह उसका कट्टरपंथ के रास्ते पर जाना था और इसीलिए सोची समझी साजिश के तहत उसने हमला किया था। आरोपी लारेब हाशमी के लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच से ये बात सामने आई कि हमला करने से पहले उसने तालिबान के कई वीडियो इंटरनेट पर देखे थे। ये वीडियो तालिबानी तरीके से गर्दन काटने के थे, जिन्हें देखकर वो भी गर्दन काटने का सटीक तरीका सीखने की कोशिश कर रहा था। इसके पीछे की वजह ये भी थी कि लारेब हाशमी बस कंडक्टर हरिकेश की गर्दन काटना चाहता था और इसलिए वीडियो देखकर घर पर ही उसने चापड़ से इसकी प्रैक्टिस भी की थी। हमले के दिन भी आरोपी लारेब ने कंडक्टर हरिकेश की गर्दन को ही निशाना बनाते हुए हमला किया था और फिर धार्मिक नारे लगाते हुए भाग निकला था। जेल के अस्पताल में शिफ्ट किए गए आरोपी लारेब हाशमी का इस बीच एक वीडियो सामने आया, जिसमें लारेब ने बताया कि बस टिकट के पैसों को लेकर कोई विवाद नहीं था, बल्कि जाति सूचक शब्द से वो नाराज था और इसलिए उसने बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर जानलेवा हमला किया था। जाति सूचक शब्द क्या? अच्छा, हमको नहीं बोले थे और दूसरे लोग से बोल रहे थे पब्लिकली, तो सब हंस रहे थे। अच्छा, इसी वजह से मारने की इरादा था क्या जान से? नहीं, हम तो सोचे थे कि मतलब कुछ बोलेंगे बस ऐसे, उस वक्त गुस्सा चढ़ गया। वहीं मोदी योगी के खिलाफ नाराजगी की वजह भी उसने बताई। जो नारे लगा रहे थे कहाँ देखे थे ये सब? ये उनके लिए नहीं था। किसके लिए था? बस ऐसे सर, तो मतलब जो गुस्ताख लोग थे उनके लिए गुस्सा चढ़ा था, तो उनके लिए बोले। तो योगी मोदी जी को भी गाली दे कुछ बोल रहे थे वीडियो में, इसलिए बोल दिया नाराज कि ये लोग उनको बचा क्यों रहे हैं, मतलब जो गुस्ताख लोग, इसलिए इनके प्रति भी थोड़ी नाराजगी थी, तो इनके लोग भी बोल दिया। आरोपी लारेब हाशमी पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी से प्रभावित था, क्योंकि लारेब के लैपटॉप और फोन से जो वीडियो मिले उसके आधार पर ये बात सामने आई कि वो तहरीके लब्बैक के संस्थापक मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की तकरीरें इंटरनेट पर लगातार सुनता था, जिसमें मौलाना खादिम धर्म के नाम पर लोगों को भड़काता है और इसी से लारेब प्रभावित भी हुआ था। उनके वीडियो जिस तरह वो इस्तेमाल करते हैं ना शब्दों का, वो आपने इस्तेमाल किया। वो पंजाबी बोलते हैं, तो हम थोड़ा यही पंजाबी बोल दिए, तो मतलब उनके समर्थक एक प्रकार से मानते हैं उनको। हाँ, उनकी आइडियोलॉजी हम लोग से मिलती है। उनको फॉलो भी करते हैं क्या? सर वो बरेलवी हैं इसलिए फॉलो करते हैं। हम सबको जानते हैं? जानते नहीं हैं, बस ऐसे मतलब नेट पे देखे थे। आप जो वीडियो आपको वायरल हुआ उस वीडियो में उसी अंदाज में आप बोल रहे थे? बिल्कुल सर, वो इसलिए कि जो गुस्ताख लोग हैं उनको हम पैगाम देने के लिए। माना जा रहा है कि इसी सोच से प्रभावित आरोपी लारेब हाशमी ने कंडक्टर हरिकेश पर जानलेवा हमला करने के बाद धार्मिक नारे लगाते हुए भड़काऊ बयान दिया था। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की आज आखिरी रात है। आज हमास इजराइल के 10 बंधकों को रिहा करेगा। कल युद्ध विराम के तीसरे दिन हमास ने इजराइल के 17 और नागरिकों को रिहा किया और जब वो अपने परिवार से मिले तब अपने आंसू रोक नहीं पाए। हमास के कब्जे से मां बेटी की रिहाई के बाद पूरा परिवार भावुक हो गया। इसी तरह हमास ने एक परिवार के 4 लोगों को रिहा किया। इनमें 2 बच्चे, उनकी मां और दादी शामिल हैं। इन्हें मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां वो अपने रिश्तेदारों से मिले। इस परिवार में खुशी तो लौटी है, लेकिन अभी भी अधूरी है, क्योंकि बच्चों के पिता अभी भी हमास के कब्जे में हैं। हमास ने 21 साल की माया रिजेब को भी रिहा किया। 7 अक्टूबर को म्यूजिक फेस्टिवल पर हुए हमले में माया के पैर में गोली लगी थी। रिहाई के बाद अस्पताल में उसके परिवार के सदस्य उससे गले लगकर रोने लगे। 4 दिन के इस युद्ध विराम में कुल 50 बंधकों को हमास की तरफ से छोड़ा जाना है और इसी के तहत कल 13 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया था। इसमें कुछ गैर इजरायली बंधक भी हैं। और इन सब को हमास ने गाजा रफा बॉर्डर पर 17 इजरायली बंधकों को रेड क्रॉस के सदस्यों को सौंपा। हमास के मुताबिक रविवार रात उसने 13 इजरायली, 3 थाईलैंड और 1 रूसी नागरिक को रिहा किया। बंधकों के अपने देश में पहुंचते ही इजरायल के झंडों के साथ स्वागत किया गया। लोग उनके स्वागत के लिए सड़कों पर मौजूद थे।
हमास के कब्जे से रिहा हुए इजरायली नागरिक जिस बस में बैठे थे उसके पहुंचते ही लोग खुशी से झूमने लगे। सड़क पर भी लोगों ने कारों की खिड़कियों और सनरूफ से इजरायली झंडे लहराए और खुशी का इजहार किया। Today is a very, very good day. Bring them home. All of them, please bring them home. इजरायल की राजधानी तेल अवीव में यहूदी समुदाय के लोग अपने पवित्र ग्रंथ तौरात स्क्रॉल को लेकर झूमने लगे। उन्होंने तौरात एक दूसरे को देते हुए इजरायली राष्ट्र जीवित है के नारे लगाए। एक तरफ जहां बंधकों की रिहाई पर इजरायल में खुशी का माहौल है, तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन में भी इजरायली जेलों से रिहा अपने नागरिकों की घर वापसी का जश्न मनाया जा रहा है। और जब इजरायल की जेल से रिहा होकर एक फिलिस्तीनी नौजवान वेस्ट बैंक के हेब्रोन पहुंचा तो वहां भारी भीड़ मौजूद थी। लोगों ने उसे कंधे पर उठा लिया। मां पलके बिछाए बेटे का इंतजार कर रही थी और बेटे को देखते ही अपने आंसू नहीं रोक पाई। बेटा मां को देखते ही पैरों में गिर पड़ा और उसके बाद दोनों गले मिलकर खूब रोए। اليوم الساعة 6 الصبح طلعونا على الفورة اللي هي الحدسير، بلشوا ينادوا علينا بالأسامي وطلعونا، حكوا لنا اليوم أنتم مروحين। यरूशलेम में भी ऐसी ही खुशी दिखी। कासिम और भाई महमूद अवर रिहाई के बाद घर पहुंचे तो पिता से गले मिले। इसी तरह कई नौजवान आजाद होने के बाद अपने घर वालों से मिले। रमल्ला में माजिद फरहत भी इजरायली जेल से रिहा हुए। जेल से बाहर आने के बाद उसने बताया कि जेल के अंदर उसे पता ही नहीं था कि बाहर जंग चल रही है और हजारों लोग मारे गए हैं। रविवार को इजरायल ने 6 महिलाओं और 15 से 19 साल की उम्र वाले 33 किशोरों सहित 39 फिलिस्तीनियों को 2 जेलों से रिहा किया। अब तक 117 फिलिस्तीनी नागरिक इजरायली जेलों से रिहा किए गए हैं। इजरायल की जेलों में करीब 10,000 फिलिस्तीनी कैद हैं। अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों को उम्मीद है कि युद्ध विराम आगे बढ़ सकता है, लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि युद्ध विराम के बाद वो फिर गाजा पर हमले शुरू कर देंगे और हमास को मिटाकर ही दम लेंगे। नेतन्याहू गाजा सीमा पर पहुंचे, जहां उन्होंने इजरायली सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। साथ ही उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी अपने इरादे साफ कर दिए। אנחנו חוזרים בכל העוצמה לממש את היעדים שלנו, חיסול החמאס, להבטיח שעזה לא תחזור להיות מה שהיא הייתה, וכמובן שחרור כל חטופינו। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अगर डील के मुताबिक हमास हर दिन 10 बंधकों को छोड़ता है तो युद्ध विराम आगे बढ़ सकता है। רוצה להגיד, יש גם מתווה שאומר שאפשר לשחרר כל יום נוסף עוד 10, זה דבר מבורך। हमास के साथ तय हुई शर्तों के मुताबिक इजरायल एक बंधक के बदले 3 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई कर रहा है। अमेरिका के वर्मोंट में फिलिस्तीनी मूल के 3 छात्रों पर एक हमलावर ने फायरिंग कर दी। गोलियां चलते ही वहां दहशत फैल गई और पुलिस बंदूकधारी हमलावर की तलाश में जुट गई। पुलिस को आशंका है कि इस वारदात को नफरत के चलते अंजाम दिया गया, जिसमें फिलिस्तीनी मूल के 3 नागरिकों को निशाना बनाया गया। वर्मोंट यूनिवर्सिटी के पास एक शख्स पिस्टल लेकर पहुंचा और इस बीच सड़क पर इन तीनों पर फायरिंग कर दी। घायलों का इलाज जारी है और पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के मुताबिक 2 पीड़ित अमेरिकी नागरिक हैं, जबकि तीसरा वैध अमेरिकी निवासी है और सभी की उम्र 20 साल है। देश भर में धूमधाम से गुरु नानक जयंती मनाई गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 554वें प्रकाश पर्व के मौके पर लखनऊ के आशियान इलाके में स्थित गुरुद्वारे में पहुंचे। यहां उन्होंने मत्था टेका और सिख गुरुओं के बलिदानों को याद किया। सिख तो आज पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है। जहां कहीं देखो आपको सिख मिल जाएंगे, लेकिन वो मुगल सत्ता कहां चली गई कोई पूछता भी नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज के संगम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हजारों लोगों ने गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान किया। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट और 80 घाट पर भी आस्था का सैलाब देखने को मिला। देश भर से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर हर हर महादेव के जयकारे लगाए। दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण बढ़ गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया। हालांकि राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना जताई है। चीन में एक बार फिर एक रहस्यमय बीमारी से हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। उत्तरी चीन के अस्पताल बच्चों से भर गए हैं। अनजान वायरस की चपेट में आने वाले इन बच्चों में निमोनिया के साथ साथ फेफड़ों से जुड़े गंभीर लक्षण भी देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हर रोज हजारों बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं।
चीन की राजधानी बीजिंग से चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की एक तस्वीर सामने आई, जहां वेटिंग एरिया में बीमार बच्चों की भीड़ दिखाई दी। तस्वीरें ऐसी थीं जैसे छुट्टियों के सीजन में रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर भीड़ लगी हो। लेकिन असल में चीन में फैल रही रहस्यमय बीमारी ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। चीन में इस रहस्यमय बीमारी से पीड़ित बच्चों के फेफड़ों में जलन, सूजन, तेज बुखार के साथ साथ खांसी और जुकाम जैसे लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। बीमारी के फैलने की वजह से उत्तरी चीन के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। अस्पतालों में बच्चों की बढ़ती भीड़ की वजह से चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थानीय प्रशासन से फीवर क्लिनिक्स की संख्या बढ़ाने की अपील की है। चीन के इस अनजाने दुश्मन से दुनिया के तमाम देशों को एक बार फिर कोरोना महामारी की याद दिला दी है। चीन में फैल रही रहस्यमय बीमारी को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है। केंद्र सरकार ने इस बारे में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चेतावनी जारी की है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल की तैयारियों की तुरंत समीक्षा करने को कहा गया, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वो चीन में बच्चों में फैल रही बीमारी पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। केंद्र ने एहतियातन राज्यों को वायरल बुखार और सांस से जुड़ी बीमारियों पर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पतालों में कैसी तैयारियां हैं, इसकी निगरानी रखने को भी कहा गया। एडवाइजरी में सरकार ने ये सुनिश्चित करने की बात भी कही कि अस्पतालों में बेड्स की कमी न हो, मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी न हो, एंटीबायोटिक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक हो और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन प्लांट जैसी चीजें सही से काम कर रही हों। दूसरे देश भी चीन में फैल रही बीमारी को लेकर अलर्ट पर हैं। WHO ने बच्चों में बढ़ती सांस से जुड़ी बीमारी को देखते हुए चीन की सरकार से बीमारी का डेटा भी मांगा है। साल 2019 में नवंबर-दिसंबर के महीने में ही चीन में कोरोना का कहर शुरू हुआ था, जिसने कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया था। ऐसे में चीन में पनप रही इस रहस्यमय बीमारी को देखते हुए भारत सभी एहतियात बरत रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से वायरल बुखार और सांस से जुड़ी बीमारियों पर अलर्ट रहने के लिए कहा है और सभी तरह के बुखार की मॉनिटरिंग करने को भी कहा है। बच्चों से जुड़े बुखार के मामलों पर खास निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। चीन में निमोनिया और सांस से जुड़ी बीमारी बढ़ने के बाद भारत सरकार ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस यानी सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियों का डेटा राज्यों की वायरस रिसर्च लैब से शेयर करने के लिए कहा गया है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के सैंपल सरकारी वायरल लैब को देने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे किसी नए वायरस से होने वाले संक्रमण की समय रहते जांच और पहचान की जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना जरूरी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू के साथ खालिस्तानी समर्थकों ने बदसलूकी की। तरनजीत सिंह गुरुपर्व पर न्यूयॉर्क के हिक्सविले में मौजूद गुरुद्वारे में गए थे, जहां खालिस्तानी समर्थकों ने राजदूत के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। इस दौरान खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारतीय राजदूत से सवाल पूछने लगे। हालांकि वहां मौजूद गुरुद्वारे के जिम्मेदारों ने राजदूत तरनजीत सिंह को सुरक्षित निकाल लिया। गुरुद्वारे के अंदर हंगामा करने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू के समर्थक बताए जा रहे हैं। कुछ के मन में भावना भी होती है, लेकिन वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं जो शरारती लोग हैं। तो मैं बड़े कड़े शब्दों में इसकी पहले निंदा भी करता हूं। इससे पहले हिक्सविले गुरुद्वारे में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह का शानदार स्वागत किया गया। तरनजीत सिंह ने गुरुद्वारा में सिख समुदाय को संबोधित भी किया और गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं की बात की। दे मौके पे गुरु नानक दरबार च आके ये ब्लेसिंग मिल जान, ये इटसेल्फ बहुत बड़ी प्रिविलेज है। राजदूत तरनजीत सिंह ने गुरुद्वारे में कीर्तन भी सुना, लंगर खाया और सभी के लिए आशीर्वाद मांगा। बीते 2-3 दिनों से हार्दिक पांड्या की आईपीएल टीम को लेकर जारी सस्पेंस अब खत्म हो गया है। अब ये तय हो गया है कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलेंगे। मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच हुई ऑल कैश डील के बाद अब हार्दिक पांड्या अपनी पुरानी टीम में लौट आए हैं। बताया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या की घर वापसी के लिए मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ रुपए चुकाए हैं। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात टाइटंस की टीम बीते 2 सीजन में लगातार 2 बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची और 1 बार तो आईपीएल चैंपियन भी बनी। 2015 में पहली बार मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को 10 लाख रुपए की बेस प्राइस पर खरीदा था। हार्दिक पांड्या 2015, 2017, 19 और 2021 में मुंबई इंडियंस की 4 खिताबी जीत का हिस्सा रहे थे, लेकिन पांड्या 2022 में मुंबई इंडियंस से अलग होकर गुजरात टाइटंस से जुड़ गए थे। वहीं हार्दिक पांड्या के गुजरात छोड़ने के बाद शुभमन गिल को अब गुजरात टाइटंस का नया कप्तान बनाया गया है। बताया जा रहा है कि रोहित शर्मा के बाद हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के अगले कप्तान बनाए जा सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आज देश में 2 पर्व हर्षोल्लास से मनाए गए।
वाराणसी में देव दीपावली धूमधाम से मनाई जा रही है। वाराणसी के घाट पर लाखों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। वाराणसी में देव दीपावली के कार्यक्रम में देश और विदेश के तमाम मेहमान हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 70 देशों के राजदूत मौजूद हैं। उन्होंने गंगा आरती समेत गंगा के घाटों पर सजी देव दीपावली की रंगत देखी। देव दीपावली दिवाली से 15 दिन बाद मनाई जाती है और आज ही गुरु नानक देव जी की जयंती भी है। बुल्गारिया में बीते कुछ दिनों से इतनी भीषण बर्फबारी हो रही है कि रास्ते बंद हो गए हैं और 1000 घरों की बिजली गुल हो गई है। राजधानी सोफिया समेत अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों पर जबरदस्त बर्फ और सर्द हवाएं चलती दिखी। विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई जगहों पर हादसे भी हुए। इस बीच सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार भी दिखी। कई गाड़ियां बर्फ में फंसी हुई थी तो कई फिसलन की वजह से आगे ही नहीं बढ़ पाई। बुल्गारिया में आमतौर पर दिसंबर में बर्फ गिरना शुरू होती है, लेकिन इस बार 15 नवंबर से ही बर्फ गिरनी शुरू हो गई और 10 दिनों के भीतर बर्फीला तूफान भी आ गया, जिसने हालात को और ज्यादा बिगाड़ दिया। जी न्यूज़।